चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे थे वात व्याधि, अस्थि मज्जा व श्रोतस की व्याधियों के अंदर पढ़ रहे थे। सबसे पहला टॉपिक था आपका वात व्याधि, जो कि आप कल स्टार्ट हो चुका है। और वात व्याधि के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पहला पढ़ेंगे आक्षेपक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपतानक, अर्दित, पक्षाघात, घ्रदृषि, बहुत सारी डिजीज आएंगी। ये क्या है? वात के नानात्मज हैं। जैसे कल भी बात चली थी अपनी कि वात के कितने नानात्मज रोग होते हैं? 80। उनमें से जितने आपके सिलेबस के अंदर हैं उनको वन बाई वन अपन देखते चलते हैं। तो आक्षेपक यानी कि कन्वल्जन। अब इनके आप थोड़ा मॉडर्न नेम याद दिमाग में रखिएगा, जिससे आपको लिखने में थोड़ा इजी रहेगा कि आप क्योंकि सारी एक जैसी हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा इनमें। आक्षेपक है, अपतानक है, आगे धनु स्तंभ वगैरह, ये तो इनमें अगर आपको मॉडर्न नाम इनका पता है तो आप थोड़ा लिख सकते हो अच्छे से कि किसके अंदर क्या सिम्टम आ रहे थे। तो पहली डिजीज है आक्षेपक। आक्षेपक वात की 80 नानात्मज व्याधियों में से एक है। पता है ये बात? इस रोग में मुख्यतः क्या होता है? अब सभी जो पढ़ने वाले हैं हम सभी किसकी वजह से हो रहे हैं? वात प्रकोप के कारण। लेकिन ये वायु कौन से स्थान में प्रकोपित हो रही है, कहाँ जाके स्थान संश्रय कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी संप्राप्ति होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम होंगे। बाकी रोग तो दोष तो सब में सेम ही रहने वाला है, वात दोष ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अनुबंध हो जाए किसी के, जैसे अर्दित पढ़ेंगे या घ्रदर्शी पढ़ेंगे, उनके अंदर आपको कफ का अनुबंध देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो आक्षेपक है वो तो वात की वजह से ही होगी। इसमें तो एक ही दोष रहेगा, वो है और भी दोष रहेंगे इसमें, पित्त भी रहेगा, कफ भी रहेगा, लेकिन डोमिनेंसी किसकी रहेगी? वात की रहेगी। तो ये तो पहला दोष तो आपको समझ में आता ही है। फिर जैसे आपको भेद याद हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको दोष का भी पता चल जाएगा कि और कौन से दोष का अनुबंध हो रहा है। तो याद इसके अंदर क्या रखना है कि जो वायु प्रकोपित हो रही है वो कहाँ हो रही है? मस्तिष्क में हो रही है। मस्तिष्क में जाके वात का प्रकोप हो रहा है। अब जितनी भी वात व्याधियां पढ़ेंगे सभी के अंदर निदान आपको वात प्रकोपक लिखने हैं। तो हम आगे जितनी भी डिजीज पढ़ने वाले हैं, अपतानक वगैरह, इनके अंदर निदान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबके सेम निदान है, वो है वात प्रकोपक। संप्राप्ति देखते हैं क्या है इसकी। संप्राप्ति में निदान सेवन किया, निदान से कौन सा दोष प्रकोप हुआ? वात दोष का प्रकोप हुआ। अब हमने क्या देखा है कि इसमें मस्तिष्क में वात का प्रकोप हो रहा है, यानी कि वायु कहाँ जाएगी? मस्तिष्क में जाएगी। लेकिन जाएगी कैसे? किसका किसका अनुसरण करके जाएगी? यानी कि धमनियों के द्वारा जाएगी। प्रकुपित वात का शरीरस्थ धमनियों में स्थान संश्रय होगा। सबसे पहले ये ब्रेन में जाएगी, उसके बाद पूरी बॉडी में फैलेगी। किसके थ्रू? धमनियों के थ्रू। जो आर्टरी हैं उनके थ्रू ये पूरी बॉडी में फैलेगी। तो वायु है वो शरीरस्थ धमनियों में स्थान संचय करके क्या करेगी? मस्तिष्क तक जाएगी और बाकी की पूरी बॉडी में फैलेगी। अब धमनियां पूरी बॉडी में, यानी कि आर्टरीज हैं वो पूरी बॉडी में है। पूरी बॉडी में यानी कि वायु भी पूरी बॉडी में फैल चुकी है। अब फैल गई तो वो वायु धमनियों में क्या करेगी? आर्टरीज के अंदर क्या करेगी? बार बार कॉन्ट्रैक्शन करेगी, बार बार आकुंचन करेगी। और किसी चीज का बार बार कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? कन्वल्जन जैसी कंडीशन बनेगी। यानी कि इस रोग को फिर हम क्या कह देते हैं? आक्षेपक। क्योंकि आक्षेप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आकुंचन हो रहा है किसमें? धमनियों में। और वो आकुंचन किसकी वजह से हो रहा है? वात की वजह से। तो बहुत इजी सी संप्राप्ति है, बस आपको स्थान संचय का याद रखना है। वात किसका अनुसरण करके पूरी बॉडी में फैल रही है, ये बात याद रखनी है। तो धमनियों के द्वारा पूरी वायु है वो बॉडी के अंदर फैलती है। और धमनियों का इसमें आकुंचन होता है, इसलिए कन्वल्जन आते हैं। फिर देखते हैं इसके भेद। 4 प्रकार के हैं। वातज आक्षेपक। तो अब वातज तो याद रखना ही है, ये तो याद रह ही जाएगा। पित्त युक्त, अब इसको नहीं छोड़ना है आपको। वातज आक्षेपक तो वातज ही होगा, लेकिन अनुबंध किसका होगा? पित्त का। तो उसको बोल दिया पित्त युक्त वातज आक्षेपक। कफ का अनुबंध हुआ तो कफ युक्त वातज आक्षेपक। और अगर किसी को ट्रॉमा की वजह से, चोट की वजह से अगर आक्षेप कन्वल्जन स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, ब्लड लॉस होते ही क्या होता है? वात और रक्त का प्रकोप होता है। तो अगर ये वायु क्या है? मस्तिष्क तक पहुंच गई तो जो कन्वल्जन स्टार्ट होंगे उसको अभिघातज आक्षेपक बोलेंगे। ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रोमेटिक कन्वल्जन।
इसको मॉडर्न में बोलते हैं ट्रॉमेटिक। ट्रॉमा की वजह से अगर कन्वल्जन आ रहे हैं तो वो अभिघातज आक्षेपक होगा। फिर उसके बाद अब इसके सामान्य लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? सामान्य लक्षण में प्रत्यात्म लक्षण तो आक्षेपक नाम में ही क्लियर है, क्या होगा? आक्षेप होना, यानी कि क्या होगा? बार-बार कन्वल्जन आएँगे, बार-बार कन्वल्जन आएँगे। फिर उसके बाद अब देखो, वायु जो है वो धमनियों के द्वारा पूरी बॉडी में फैली हुई है। अगर वायु धमनियों का अनुसरण करके पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो वायु का काम क्या होता है? अपने रुक्ष गुण के कारण वो किसी भी चीज़ को सुखा सकती है। तो यहाँ पर वो शोष करेगी किसमें? सिरा, स्नायु और कंडराओं में, यानी कि लिगामेंट, टेंडन और जो वेन्स हैं उनका शोषण करेगी। कहाँ की का? हाथ और पैर की का। हस्त पाद शिरा स्नायु व कंडराओं का इसमें क्या होगा? शोष। हाथ पैर शिरा स्नायु इन सभी के अंदर शोष वाली सुखा देगी, इनको एकदम दुबला कर देगी। कौन? वायु। क्योंकि कहाँ फैली हुई है? धमनियों के थ्रू पूरी बॉडी में फैली हुई है। अब अगर उसने इस तरह की विकृति की, अब देखो हाथ पैर सिरा स्नायु लिगामेंट टेंडन इन सभी के अंदर विकृति कर रही है वो, तो अब पूरी बॉडी में फैली हुई भी है, साथ साथ कन्वल्जन भी आ रहे हैं, आक्षेप भी आ रहे हैं। तो होगा क्या? जो पर्सन है जिसको कन्वल्जन आ रहे हैं उसको हाथ हो चाहे पैर हो, उनके एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में विकृति देखने को मिलेगी। ना तो वो प्रॉपर एक्सटेंशन कर पाएंगे हाथ पैरों का, ना ही फ्लेक्शन कर पाएंगे। तो आकुंचन और प्रसारण में क्या होगी? विकृति। प्रसारण मतलब एक्सटेंशन और आकुंचन मतलब फ्लेक्शन, इसमें उनको विकृति देखने को मिलेगी। और क्या होगा? आक्षेप के वेग आना, यानी कि बार बार उसको कन्वल्जन आते रहेंगे। फिर इसकी साध्य साध्यता है वात पित्त व वात कफज। अगर दूसरा दोष आ गए, यानी कि पूरी तरह से अब दूसरा दोष आ जाएगा, पित्त आ जाएगा और कफ आ जाएगा, तो वो वात को उतना प्रभावी नहीं होने देंगे। वैसे भी अगर हम बात करते हैं वात पित्त और कफ में, तो सबसे ज्यादा उपद्रवकारी कौन? वात। सबसे ज्यादा कृश साध्यता व्याधि किसकी होती है? वातज व्याधियों की होती है। तो अगर वायु को कोई दूसरा दोष शमन करने वाला या उसको सबसाइड करने वाला अगर कोई दूसरा दोष आ जाता है, तो ये जो वात व्याधियां हैं वो साध्य हो जाती हैं। जैसे कि अगर वात के साथ पित्त का अनुबंध हो जाए, तो ये पित्त क्या करेगा? जो वायु के जो लक्षण है उनको थोड़ी सी तो कमी करेगा। जैसे पित्त अपने उष्ण गुण के कारण वायु के शीत गुण को कम करेगा। जो कफ है उसकी वजह से उसके स्निग्ध गुण से वायु का रुक्ष गुण कम होगा, तो थोड़ी सी इनमें क्या है? वात में कमी होगी, इसलिए ये साध्य है। और अगर वो पूरा का पूरा वातज है, कोई दोष का अनुबंध नहीं हुआ है, यानी कि प्रॉपर पूरी तरह से डोमिनेंसी केवल किसकी है? वायु की है, तो वो कैसा होगा? असाध्य। और अगर किसी ट्रॉमा की वजह से आए हैं, किसी सीवियर ट्रॉमा की वजह से आक्षेपक आ रहे हैं, तो वो भी क्या होगा? असाध्य होगा। तो इतना सही आपको इसके अंदर पढ़ना है, सफिशिएंट मैटर है, इतना ही आपकी बुक्स के अंदर है, काफी है। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका अपतानक, टेटेनस। अपतानक क्या है? अपतानक के अंदर क्या सिम्टम देखने के मिलेंगे? अपतानक टेटेनस, अपतानक और दंड अपतानक आपने नाम सुने होंगे, जिसमें क्या है? बॉडी जकड़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाए, उसको क्या बोल रहे हैं? टेटेनस। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? अपतानक व्याधि में नेत्र स्तब्धता, यानी कि जकड़ाहट होती है, कहीं भी हो गई, हाथ पैर आंख कहीं भी हो जाती है। अपतानक व्याधि में नेत्र स्तब्धता। फिर इसका जो अगला जो सिम्टम है वो ही इम्पोर्टेंट है, उसी से आप इसको डिफर करोगे। शरीर का धनुष की तरह मुड़ना। धनुष की तरह मुड़ना, अब धनुष कैसा होता है? ऐसे करके होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। अब इसमें बॉडी धनुष की तरह कैसे मुड़ेगी? जैसे कि मान लो ये कोई पर्सन है, वो फ्लैट लेटा हुआ है, ठीक है। अब इस टिटनस के अंदर क्या होगा? मान लो ये पर्सन का क्या है? ये वाला पार्ट जो है वो ओसिपिटल है और ये है उसका एंकल, एंकल वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या होगा? धनुष की तरह मुड़ेगा। तो जो ओसिपिटल वाला पार्ट है, केवल वो पार्ट और ये एंकल वाला पार्ट, वापस से सुनना ध्यान से, ये ओसिपिटल रीजन और एंकल वाला पार्ट, एडी, यही केवल जमीन को टच करेंगे। यानी कि अगर पर्सन, एक तो है कि ये पर्सन सीधा लेटा हुआ है, यानी पूरी तरह से लेटा हुआ है बेड पर या जमीन पर कहीं भी, वो तो हुआ, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जो अपतानक वाला पेशेंट होता है उसकी बॉडी कैसे बेंड होती है? केवल ओसिपिटल वाला पार्ट और एंकल वाला पार्ट ही जमीन को टच करता है, बाकी की बॉडी धनुष की तरह हवा में होती है।
इसीलिए बोला जाता है कि इसमें शरीर का धनुष की तरह मुड़ना, शरीर जो है धनुष की तरह मुड़ जाता है। केवल यही पार्ट है, अगर उसको जैसे बेड पे लिटा के देखेंगे तो केवल यही पार्ट है जो बेड पर होंगे, बाकी की पूरी बॉडी हवा में होगी। तो ये अपतानक रोग की खासियत है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वायु क्या कर देती है, पूरी बॉडी में स्टिफनेस कर देती है, जिससे क्या है, जैसा का जैसा जैसा इसमें स्ट्रक्चर रह गया है वैसा ही वो इंसान रह जाता है। वापस से वो अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में नहीं आ पाता है। ये इस व्याधि के अंदर होता है। तो यही इसका प्रमुख लक्षण है क्या? शरीर का धनुष की तरह मुड़ जाना। अब आँखों में स्तब्धता हो रही है, तो दृष्टि का रूप ग्रहण में असमर्थ होना। अब आई बॉल है, उसका मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, तो देख तो पाएगा ही नहीं। तो रूप ग्रहण में असमर्थ होगा, यानी कि इसको आँखों से ढंग से दिखाई नहीं देगा। नेत्र स्तब्धता मिल रहा है, तभी तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद वायु प्रकोपित है, और वो वायु प्रकोपित होके कंठ में आकर कूंजन, कुकिंग साउंड उत्पन्न करती है, कंठ में कूजन होता है। उसी वायु की वजह से संज्ञानाश की कंडीशन देखने को मिलती है। आपने मद मूर्छा संन्यास अगर चरक सूत्र पढ़ा होगा, चरक सूत्र 24 उसके अंदर देखा होगा, वहां भी वात के प्रकोप के कारण ही संज्ञानाश की कंडीशन देखने को मिलती है। क्यों? संज्ञा नाश, क्योंकि अपन को हमारी नर्वस सिस्टम जो है, उसकी वजह से ही अपन को किसी चीज़ की फीलिंग होती है, कोई एहसास होता है, जैसे कि अपने स्किन पर कोई टच सेंसेशन है, वो किस वजह से फील हो रहे हैं? सारी नर्व एंडिंग है, वो मैसेज दे रही है सीएनएस को, वापस से मैसेज आ रहा है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर वायु इतनी प्रकोपित होती है कि वो न्यूरॉन्स को अपना प्रॉपर वर्क नहीं करने देती है, इसलिए भी क्या है, संज्ञानाश में अब सब कुछ आ जाएगा। उसको कोई टच सेंसेशन भी फ़ील नहीं होंगे। हो सकता है व्यक्ति, वायु इतनी बढ़ जाए कि व्यक्ति तिमिर और मूर्छा वाली कंडीशन में आगे जा सकता है। वात दोष का अब आगे बोल दिया कि वायु जो प्रकोपित वायु है, उसका आवरण होता है किस पर? हृदय पर। अगर वात दोष हृदय से हट जाता है, हृदय पर जब तक इसका आवरण रहेगा तब तक ये डिजीज रहेगी। वात दोष का हृदय से हट जाने पर स्वास्थ्य, सेम यही मैं आपसे वापस पूछूंगी, सेम यही चीज होती है अपस्मार के अंदर। अगर आप लोगों ने चरक के अंदर पढ़ लिया है तो, और नहीं पढ़ा है तो मैं जब अपस्मार पढ़ाऊंगी तो पूछूंगी आप लोगों से। वात दोष का हृदय से हट जाने पर स्वास्थ्य एवं हृदय आश्रित होने पर मोह या संज्ञानाश। यानी कि देखो, वायु बढ़ेगी तो रजगुण बढ़ेगा, और जो रजगुण होगा वो सत्व को बिल्कुल कम कर देगा। और हमें अगर किसी भी चीज का ज्ञान होता है तो किस वजह से होता है? मन के सत्व गुण की वजह से। अगर सत्व बिल्कुल नहीं है, किस वजह से? वायु बढ़ी हुई है, और वायु के बढ़ने से क्या होगा? रजगुण बढ़ेगा, और वो रज क्या कर देगा? इस सत्व को कम कर देगा। इसीलिए बोला है कि वायु जब हृदय पर आश्रित रहेगी तो क्या कर देगी? रजगुण को बढ़ा देगी, इसलिए संज्ञा का नाश हो जाएगा। जैसे ही वो हृदय से हट जाएगी, यानी कि सत्वगुण फिर बढ़ जाएगा, और सत्वगुण के बढ़ते ही क्या है, वापस से संज्ञा वाली कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है, इसका वेग आएगा एक तरीके से। जब इसका वेग आएगा तब संज्ञा का नाश हो जाएगा, और जब इसका वेग चला जाएगा तो व्यक्ति होश में आ जाएगा, या उसको संज्ञा का अनुभव होने लग जाएगा। फिर उसके बाद अपतानक के अंदर केवल इतना ही आपको सामान्य लक्षण, वैसे कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में, केवल सामान्य लक्षण ही आपको इसके याद रखने हैं, और मेन लक्षण एक ही है। अगर आपको ये है और जो मैं जैसे मैंने समझाया वो समझ में आ जाएगा तो आप सारा ये लिख दोगे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट डिजीज, अर्दित। ये इंपॉर्टेंट डिजीज है, एग्जाम में पूछी जाती है। फेशियल पैरालिसिस, अर्दित को फेशियल पैरालिसिस और बेल्स पाल्सी दोनों ही नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं अर्दित के अंदर क्या हो रहा है। तो आपको दिमाग में ये रखना है, जैसे अभी हम एक और डिजीज पढ़ेंगे वो है पक्षाघात। पक्षाघात को केवल पैरालिसिस बोलते हैं, अर्दित को फेशियल पैरालिसिस। ये दिमाग में रखना है, क्योंकि दोनों ही आपको कहीं ना कहीं सेम लगेंगे। कई आचार्य हैं वो अर्दित में भी सेम बात बोलते हैं और पक्षाघात में भी सेम बात बोलते हैं। आपको लेकिन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी निरुक्ति। जिस व्याधि में, अब नाम क्या पढ़ रहे हैं हम? फेशियल पैरालिसिस, तो जाहिर सी बात है हम बात किसकी करने वाले हैं? फेस की या मुख की। तो जिस व्याधि में मुख वक्रता होकर मुंह टेढ़ा हो जाएगा, मुख वक्रता होकर मुख के आधे भाग में पीड़ा उत्पन्न होती है, उस व्याधि को क्या कहते हैं? अर्दित। अब देखो, थोड़ा सा पक्षाघात बताती हूँ, पैरालिसिस बताती हूँ।
पैरालिसिस के अंदर क्या होगा, बॉडी की आधे पार्ट की संज्ञाहीन हो जाएगी, चाहे वो आप सिर से लेके टो तक देखें या फिर ऐसे ट्रांसवर्स करें या हॉरिजॉन्टल करें, लॉन्गिट्यूडनल करें, ट्रांसवर्स करें, उस आधे पार्ट की संज्ञा का नाश होता है किसके अंदर, पक्षाघात के अंदर। ऐसे ही जैसे मान लो ये किसी का फेस है, तो इसमें क्या होगा, आधे फेस की संज्ञा का नाश होगा, या तो ये वाला पार्ट काम करना बंद करेगा या ये वाला। और जिस तरफ अर्धित रोग होगा उस तरफ का मुंह कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। चाहे किसी जैसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए फेस को, नोज से लेके, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या पार्ट जाएगा, एक आंख, एक नाक, एक नोज वाला पार्ट, आधे लिप्स। तो आधे पार्ट में ही क्या होगा, वक्रता होगी, तो आधा मुंह टेढ़ा हो जाएगा इसके अंदर, आधे मुंह की संज्ञा का नाश हो जाएगा। आगे देखते हैं धीरे धीरे सिम्टम में। आपको याद रखना है कि मुख के आधे भाग में कैसे, वो आपको बता दिया कि ऐसे डिवाइड करके देखिए तो आधे पार्ट की संज्ञा का नाश हो जाएगा। आचार्य माधवकर क्या कहते हैं, अर्धित व्याधि में केवल मुख विकृति होती है, ऐसा बोलते हैं आचार्य आचार्य माधवकर, या माधव निदान ने ऐसी बात बोली है कि केवल अगर मुख की विकृति की बात बोलते हैं तो अर्धित बोलेंगे, लेकिन चरक बिल्कुल उल्टा बोल देते हैं। चरक मुख को तो बोलते ही हैं, साथ साथ आधे शरीर की संज्ञा का नाश, कि अर्धित में कभी कभी मुख के साथ शरीर के आधे भाग में भी विकृति होती है, यानी कि जो हम पक्षाघात में पढ़ने वाले हैं वही चीज चरक अर्धित के अंदर भी बोल देते हैं। तो आपको तो माधवकर की बात याद रखनी है कि माधवकर ने क्या बोला है, केवल मुख की विकृति को अर्धित माना है। मुख के जिस आधे भाग में विकृति उत्पन्न होगी, जिस आधे पार्ट में विकृति उत्पन्न होगी, उस आधे भाग के नेत्र, कान, नाक, ओष्ठ और हनु यानी कि मैंडिबल में विकृति होगी। आई में, ईयर में, नोज में, लिप्स में और मैंडिबल में विकृति देखने को मिलेगी, या चिन्ह में विकृति देखने को मिलेगी आधे पार्ट वाले में। अब इसके निदान क्या होंगे, वैसे तो इसके निदान सारे वही होंगे जो वात प्रकोपक हैं, लेकिन ऐसे कुछ अलग निदान है जिसकी वजह से फेशियल पैरालिसिस या अर्धित होने का खतरा बढ़ जाता है। वो क्या क्या है, जैसे कि जो गांव वाला एरिया होता है, जनरली जो रूरल एरिया, वहां पर क्या है, जो फीमेल होती हैं वो सर पर बहुत ज्यादा भारी वजन लेके चलती हैं। जिन गांव में पानी नहीं होता तो बहुत दूर से पानी वानी लेके आती हैं। तो अगर, या फिर मजदूर लोग होते हैं वो सर पर बहुत ज्यादा वजन ढोते हैं, तो उनको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। तो सिर पर अत्यधिक भार वहन करने से, बहुत ज़्यादा बोलने से, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कंटिन्यू बोलते रहते हैं, उनको भी फेशियल पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि ये इन सब कामों से क्या होगा, भार वहन से वात का प्रकोप, वार्तालाप ज़्यादा बोलने से भी वात का प्रकोप होगा। अब आप ये मत सोचना कि मुझे भी हो जाएगा, मैं भी ज़्यादा बोलती हूँ। छींकते समय मुख का टेढ़ा हो जाना, किसी को छींक आ रही है, छींकते छींकते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और टेढ़ा होके अगर वो उसी पोजीशन में रह गया तो भी वो फेशियल पैरालिसिस में कन्वर्ट हो सकता है। फिर है खर रूक्ष पदार्थों का अति सेवन, इससे क्या होगा, वात का प्रकोप हो गया। शयन स्थान का विषम होना, यानी कि जिस भी जगह वो व्यक्ति सोता है, चाहे वो बेड है या जमीन है, अगर उसका ऊबड़ खाबड़ होना, उस वजह से भी ये विकृति देखने को मिल सकती है। शयन स्थान विषम हुआ, किसी जगह जैसे कि जो बेडिंग है वो किसी जगह ऊंचा उठा हुआ, किसी जगह निचला, तो उस वजह से भी क्या है, विषम स्थान से हमेशा, चाहे वो विषम यान हो चाहे विषम स्थान हो, सबसे क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। और अत्यधिक जरम्बा, अगर किसी को जरम्बा जम्भाई बहुत ज्यादा आती है तो उससे भी क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। तो ये सारी चीजें जिनमें से आपको ये भार वहन और वार्तालाप, ये एक दो बातें याद रखनी है, बाकी तो सारे निदान वात प्रकोपक ही होंगे। फिर इसके पूर्व रूप क्या होंगे, अर्जित के पूर्व रूप में क्या क्या होगा, रोम हर्ष, गूजबम्स होंगे, रोमांच होगा, और क्या होगा, कंपन, कंपन होगा, क्योंकि वायु, ये सारे काम देख लीजिए आप, जितने भी देख लो सारे वात के कर्म हैं। कंपन होगा। फिर क्या होगा, वायु की ऊर्ध्वगति, वायु शिर प्रदेश में गमन करेगी, मुख वाले एरिया में गमन करेगी, तभी तो मुख के आधे पार्ट में वो क्या कर रही है, विकृति कर रही है। और आविल नेत्रता, अब जिस भी आधे पार्ट का, जो भी आधे पार्ट, चाहे वो राइट है चाहे वो लेफ्ट है, जिस तरफ तरफ की भी आंख में अर्जित होने वाला है, वो कैसी हो जाएगी, आविल, यानी कि आंख कैसी हो जाएगी, आविल, गंदली सी हो जाएगी, उस पर लेयर आ जाएगी, उससे क्लियर दिखाई नहीं देगा। मन्याग्रह,
गर्दन का जकड़ जाना, त्वक सुप्ति, नंबनेस, जिस भी फेस के आधे पार्ट में होगा उस फेस की वो स्किन होगी उसमें नंबनेस आ जाएगी, कोई कुछ भी फील नहीं होगा, सुई भी चुभा दो तो फील नहीं होगा। और हनुग्रह, मैंडिबल भी जकड़ जाएगी या चिन भी जकड़ जाएगी। तो ये सारे उसके पूर्व रूप होंगे। आप इजीली लिख सकते हो। मन्याग्रह, हनुग्रह याद रखिएगा। वायु की गति ऊर्ध्व हो जाएगी, बाकी आपको जो भी याद रहे वो लिख सकते हैं, लेकिन ये 3 आपको याद रखने हैं। फिर है इसके भेद, वातज अर्दित, पित्तज अर्दित और कफज अर्दित। अर्दित 3 प्रकार का होता है। भेद इसके पूछे जाते हैं। इनसे जो वात व्याधि है इनसे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयर आता है। जैसे आता है तो या तो गृध्रसी से आएगा या अर्दित से आएगा या पक्षाघात से आएगा, उसके अलावा किसी से भी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। और संधिगतवात एक टॉपिक और है। इन 4 टॉपिक से आएगा, अगर वो भी 5 नंबर में, 10 नंबर में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। और 2 नंबर में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भेद के, क्योंकि सबको ये लगता है कि वात की जो वातज है वो नानात्मज है, तो केवल वात की होगी तो उसके अलग भेद नहीं होंगे, इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इनके भेद के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नानात्मज व्याधि पढ़ रहे हैं हम, लेकिन ये आप में से किसी ने पहले भी डाउट पूछा था, इसका मतलब ये नहीं है। अर्दित की बात अगर बोलें तो ऐसे नहीं हो सकता कि पित्तज अर्दित है तो उसके साथ वायु नहीं है, बिना वायु के तो अर्दित हो ही नहीं सकता। पित्तज अर्दित का मतलब ये है कि है तो वो वातज अर्दित, लेकिन पित्त का वायु के साथ अनुबंध हो गया है। ऐसे ही अगर कफज अर्दित की बात करते हैं तो है तो कफज अर्दित कौन सा, वातज अर्दित, लेकिन अगर वातज अर्दित में कफ का अनुबंध हो जाएगा तो उसको नाम दिया है कफज अर्दित। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम नानात्मज के लिए क्या पढ़ते हैं कि केवल एक दोष से होने वाली व्याधि को नानात्मज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिना, अगर किसी के अंदर वात प्रकोप नहीं है, चाहे भले ही कफ प्रकोप हो रखा हो चाहे पित्त प्रकोप हो रखा हो, लेकिन अगर वात प्रकोप नहीं है तो उस व्यक्ति को वात व्याधियां, अर्दित है, पक्षाघात है, अपतानक है, ये कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि ये जो वात व्याधियां या जो भी नानात्मज विकार है उनके लिए उनके दोष का होना जरूरी है। उनके दोष के बिना वो व्याधि नहीं हो सकती, चाहे भले ही और किसी भी दोष का प्रकोप शरीर के अंदर कितना भी बना रहे। इसका मतलब आपको ये समझना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि नानात्मज है तो पित्तज कैसे हुआ और कफज कैसे हुआ। फिर उसके बाद है इसकी संप्राप्ति। निदान सेवन किया, वात दोष का प्रकोप होगा, ये तो आपको रट गया होगा अब तक। फिर उसके बाद जो वायु प्रकोपित हुई है, अब वो क्या करेगी, जो प्रकोपित वायु है वो मुख वाले एरिया में आएगी, फेस पे आएगी, तो फेस पे आके क्या क्या काम करेगी, सिर, नासा, नाक, ओष्ठ, हनु, ललाट व नेत्र की संधियों को व्याप्त करती है। इन सभी एरिया में वो वायु फैल जाएगी, व्याप्त मतलब फैल जाएगी, सभी जगह फैल जाएगी आधे पार्ट में। ठीक है, फैल करके क्या करेगी, मुख आर्ध यानी कि आधे मुख में विकृति करेगी और वेदना करेगी। वायु का तो लक्षण है वेदना, तो आधे मुख को मुखार्थ में विकृति यानी कि वक्रता कर देगी, मुख को टेढ़ा कर देगी और वहां पर पेन बहुत ज्यादा होगा, जिसको क्या बोला है, अर्दित रोग। तो आप ए 1 बाई 1 सारे पार्ट लिख सकते हो। और यही इसीलिए इसकी संप्राप्ति सबसे ईजी है। वात का प्रकोप कराओ, आधे मुख की सारी चीजें लिख दो, नासा है, ओष्ठ है, हनु, ललाट, सारी चीजें लिख दो, उनमें विकृति कर दो, वेदना हो गई, अर्जित रोग हो गया। फिर उसके बाद है इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में क्या होगा, अब जो इसकी संप्राप्ति में देख के आए या जो इसकी डेफिनेशन में देखें वही सारे सामान्य लक्षण है इसके अंदर। वही क्या, आधे मुख के जो जो पार्ट हैं, चाहे वो नाक है, ने और नाक नाक हो गई, आईज हो गई, ईयर हो गई, उन सभी के अंदर विकृति 1 बाई 1 आपको लिखती चलनी है। देखो क्या क्या है, नासा, भ्रू, आईब्रो, ललाट, नेत्र व हनु का टेढ़ा होना, ये सारे टेढ़े हो जाएंगे। भोजन के समय मुख का टेढ़ा होना, मुख तो इसका हमेशा ही टेढ़ा रहेगा, इसीलिए देखो इसके अंदर क्या होता है, आयुर्वेद तो नहीं बताता इस बात को, मॉडर्न बताता है। क्या है, एक तरफ से इसका मुंह टेढ़ा रहेगा, तो ये व्यक्ति जो भी खाना खाएगा तो एक तरफ से तो खा रहा है, साथ के साथ वो दूसरी तरफ से खाना सीधे सीधे बाहर निकलता जाएगा, यानी कि एक चीज तो ये होगी। और क्या होता है, इसके अंदर सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है। जब भी वो खाना खाता है तो खाना खाने से पहले ही अपने आप ही सलाइवेशन अपने आप होने लग जाता है। तो वो जो सलाइवा है, एक तरफ से तो देखो, जैसे इसके जो लिप्स होंगे,
एक तरफ से तो वो बंद होंगे, दूसरी तरफ से खुले होंगे। आप अज़्यूम करके देखिए, दूसरी तरफ से खुले होंगे, तो जो भी इसके मुख के अंदर होगा, चाहे वो पानी हो, खाना हो या सलाइवा हो, वो एक साइड से उसकी ड्रिपलिंग होती रहेगी। ये मॉडर्न के अंदर इसका एक सिम्पटम आता है। जब मॉडर्न वाली डिज़ीज़ बताऊँगी मैं, वीडियो दूँगी, तो आप उसमें देख लेना। नेत्र स्तब्धता, आँखों में जकड़ाहट होगी, छींक का रुकना। अब वायु अगर तिर्यक गमन कर जाएगी, तो छींक भी किसकी वजह से आ रही है? वायु की वजह से आ रही है, तो छींक रुक जाएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि छींक किसके थ्रू आ रही है? नाक से होके आएगी और वो हो रखी है टेढ़ी, इसलिए छींक रुक जाएगी। सुनाई कम देना, वायु प्रकोपित हो रखी है तो व्यक्ति को सुनाई देना बिल्कुल बंद, क्योंकि पूरे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको कवर कर लेगी वायु जाके, तो उसको या तो सुनाई नहीं। और दूसरा क्या है, जो भी नर्व है, जैसे ऑडिटरी नर्व है, वो सुनने में हेल्प करती है, हो सकता है उसको क्या कर दे, डैमेज कर दे, या उसके सेंसेशन उसको फील ना होने दे, तो इसमें क्या होगा, सुनाई या तो देगा ही नहीं या फिर कम देगा। स्वर भेद, उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, स्वर भेद, यानी कि जब भी बोलेगा तो टूटा फूटा बोलेगा, एक शब्द पहले बोला फिर 2 मिनट बाद बोल रहा है, तो स्वर भेद हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी बोलने में, रुक रुक के बोलेगा। स्मृति मोह, वात के प्रकोप के कारण हो सकता है उसने 1 घंटे पहले कुछ काम किया है, या 1 घंटे पहले ही किसी व्यक्ति से उसने बात की है, तो उसको याद ही नहीं रहे, क्योंकि स्मृति का नाश कौन करती है? वायु ही करती है। इसमें वो इसके अंदर वायु बढ़ी हुई है, तो रजगुण, आप ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, रजगुण भी इसके अंदर हमेशा बढ़ा रहेगा, तो उसकी वजह से स्मृति मोह होगा। और वाक संग, मुँह टेढ़ा हो रखा है, जो वोकल कॉर्ड हैं, उनमें क्या है, प्रॉपर सेंसेशन नहीं होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वाक संग होगा, बोल नहीं पाएगा, अवरोध हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वायु का प्रकोप बोल रहे हैं, ठीक है? वायु प्रकोपित है, तो वायु तो उदान वायु भी है, प्राण वायु भी है। तो उदान वायु और प्राण वायु, ये सारी उदान वायु क्या करती है? बोलने में हेल्प करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट ईयर में, अ, वाक प्रवृत्ति, उसके अंदर उदान वायु, प्राण वायु, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है बोलने के अंदर। और यहाँ पर उन वायु की विकृति होती है, क्योंकि इन्हीं के स्थान होते हैं। अगर कंठ से लेके सिर तक की बात करें, तो प्राण वायु और उदान वायु स्थान है। इस वजह